हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले के 5 प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो एक बार से ज़रूर देख लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए। आइए दोस्तों, समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। दोस्तों, कृष्ण राज सागर बांध की बात करें तो दक्षिण भारत में पड़ता है। पूछा गया कि किस नदी पर बनाया गया है, गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, कावेरी नदी पर या महानदी पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी पर। दोस्तों, कृष्ण राज सागर बांध जो है ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों, वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है। क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल या समताप मंडल। तो दोस्तों, अगर बात करें कि रेडियो प्रसारण में सहायता कौन सी परत करती है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, बाह्य मंडल। दोस्तों, वायुमंडल जो होता है ये रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायता करता है। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है। दोस्तों, सत्ताधारी दल अर्थात जो दल सत्ता में होता है उसका मुखिया कौन होता है। प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। दोस्तों, लोकसभा में जो सत्ताधारी दल होता है उसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर, समानता पर, सहयोग पर या प्रतियोगात्मकता पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, प्रतियोगात्मकता। दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष में सबसे ज़्यादा बल, सबसे कम बल प्रतियोगात्मकता पर दिया जाना चाहिए। अगला और पांचवा नंबर प्रश्न है साथियों, मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 8 में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक होगी। प्रतीक अध्ययन विधि, क्षेत्रीय विधि, मानचित्र विधि या परियोजना विधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, प्रतीक अध्ययन विधि। अगला और छठा नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख में सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है। वर्षा को, आर्द्रता को, वायु दाब को या तापमान को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, वर्षा को। दोस्तों, वर्षा को दंड आरेख में सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है। अगला और सातवां नंबर प्रश्न है साथियों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। दोस्तों, गौतम बुद्ध जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पूछा गया इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। सांची में, बोधगया में, सारनाथ में या इनमें से कहीं पर नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला और आठवां नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित राजवंशों में किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग आरंभ किया था। चेरों ने, कुषाणों ने, मौर्यों ने या पांड्य राजवंश ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, चेर राजवंश ने। दोस्तों, चेर राजवंश एक ऐसा राजवंश था जिन्होंने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं मलयालम लिपि का लेखन आरंभ करवाया था। अगला और 9वां नंबर प्रश्न है साथियों, बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, ये विचार किसका है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, प्रीवियस ईयर का है। पूछा गया कि बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, ये विचार किसका था। पियाजे का, जीन पियाजे इनका पूरा नाम है, स्किनर का, वाइगोत्स्की का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की का ये मानना था कि बच्चों की जो भाषा होती है वो समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम होती है। अगला और 10वां नंबर प्रश्न है साथियों, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है।
बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का या संवेगात्मक विकास का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, बौद्धिक विकास का। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था में। दोस्तों किशोरावस्था आते आते बच्चे, या यूँ कहें तो किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के एक सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। अगला और 12वां नंबर प्रश्न साथियों, पूछा गया है कि मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? दोस्तों डबल स्टार इस पे लगा लीजिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है मानव विकास कि किस अवस्था में बच्चों की सीखने की गति सर्वाधिक होती है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या इनमें से किसी में नहीं? तो इसका सबसे सटीक और सबसे सही उत्तर हो जाएगा शैशवावस्था। अगला और 13वां नंबर प्रश्न है साथियों, अनुकरणीय शिक्षण प्रविधि को माना जाता है। अनुकरणीय शिक्षण प्रविधि जो होती है उसको किस तरह के माना जाता है? कौशल, नाटकीय प्रविधि, खेल विधि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, नाटकीय प्रविधि। दोस्तों अनुकरणीय शिक्षण प्रविधि जो होती है इसको नाटकीय प्रविधि के अंतर्गत रखा जाता है। अगला और 14 नंबर प्रश्न है साथियों, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? दोस्तों कर प्रथा की अगर बात करें, पूछा गया कि किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? हड़प्पा सभ्यता में, वैदिक काल में, महाजनपद काल में या गुप्त काल में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, महाजनपद काल में। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है साथियों, सूफी संतों के मकबरों को क्या कहा जाता है? ईदगाह, खानगाह, इबादतगाह या दरगाह? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, दरगाह। दोस्तों सूफी संतों के मकबरों को दरगाह के नाम से जाना जाता है। अगला और 16वां नंबर प्रश्न है साथियों, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई कलिंग वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में, ओडिशा में, केरल में या आंध्र प्रदेश में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में। दोस्तों हाल ही में चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अगला और 17वां नंबर प्रश्न है साथियों, जैनवाद के अनुसार प्रमुख समर्थक निम्नलिखित वर्ग में से कौन थे? दोस्तों जैनवाद के प्रमुख समर्थक निम्नलिखित वर्ग में से कौन से थे? ब्राह्मण थे, वैश्य थे, शूद्र थे या क्षत्रिय थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, वैश्य। दोस्तों वैश्य जो थे जिनका काम कारोबार करना था वे जैन मत के सबसे कट्टर समर्थक माने जाते थे। अगला और 18वां नंबर प्रश्न है साथियों, किस राजवंश के शासकों को दक्षिणापथ का भगवान कहा जाता है? दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दक्षिणापथ के भगवान के रूप में किसे माना जाता था? चोल राजवंश को, वक्तक राजवंश को, सातवाहनों को या शक राजवंश को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, शक राजवंश को। दोस्तों शकों को दक्षिणापथ का भगवान माना जाता था। अगला और 19वां नंबर प्रश्न साथियों, पूछा है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु नानक देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अंगद देव ने या गुरु तेग बहादुर ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु नानक देव को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों आज की क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सा पुरा पाषाण स्थल नहीं है? पुरा पाषाण स्थल है? इनाम गाँव, हल्लर, भीमबेटका या उपरोक्त में से कोई नहीं? दोस्तों पुरा पाषाण स्थल की अगर बात करें तो इनमें से जो पुरा पाषाण स्थल है वो भीमबेटका है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित हैं। वी.एस. वाकाड़कर ने इसकी खोज की थी।
आज की इस वीडियो में फ़िलहाल दोस्तों इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।